जब तक मेरी सर्जरीज पूरी नहीं हो गई तब तक मैंने अपना चेहरा 3 महीनों तक शीशे में नहीं देखा। मेरे परिवार ने घर में लगे सभी शीशों को हटा दिया था। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। जब भी मैं शीशे में देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसा कहना है 27 साल की एसिड अटैक सर्वाइवर गुलनाज खान का। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अगस्त 2022 में बताया था कि पूरे देश में 386 एसिड अटैक के केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि अलग अलग वक्त पर औरतों के साथ हुए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि साल 2014 से 2018 के बीच 1483 एसिड अटैक के केसेस देश भर में रजिस्टर्ड हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा पिछले 3 सालों में जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी हर साल के हिसाब से लगभग 60 से 62 केस एसिड अटैक के आते हैं। यानी कि ये समस्या हमारे समाज में आज भी बड़े पैमाने पर मौजूद है और हर साल कई लड़कियों को ऐसे नीच अपराध का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि इन अपराधों के पीछे की मूल वजह क्या है? आखिर ये अपराध क्यों समाज में बार बार सर उठाते हैं? आखिर क्यों इन अपराधों की कोई रोकथाम नहीं होती है? क्या वजह है जो आज भी लोग किसी इंसान के ऊपर ऐसा हमला करने की हिम्मत रखते हैं? हम सब जानेंगे आज एसिड अटैक से जुड़ी पूरी साइकोलॉजी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दिन था 29 नवंबर 2014 का, जब 18 साल की गुलनाज खान अपने घर आ रही थीं। तभी उन्होंने एक शख्स को उनका पीछे करते हुए देखा और अगले ही मिनट उस शख्स ने गुलनाज के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। गुलनाज खान आगे कहती हैं कि मैं अपने घर से महज 2 मिनट की दूरी पर थी। रास्ते से मुझे अपना घर साफ नजर आ रहा था, लेकिन तभी मेरे ऊपर हमला हो गया और उस वक्त मैंने लोगों के दरवाजों पर जाकर उनसे मदद मांगी कि प्लीज़ आप मुझे अंदर ले लीजिए। लेकिन किसी ने भी गुलनाज को अपने घर के अंदर नहीं लिया, बल्कि लोगों ने अपने घर के दरवाजे गुलनाज के मुंह पर बंद कर दिया। गुलनाज कहती हैं कि उनके मोहल्ले में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई मदद नहीं करी। ऐसा लगता है कि जैसे इंसानों के अंदर इंसानियत बस खत्म ही हो गई है। एसिड अटैक के केस में इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 326A लागू होता है, जिसके तहत एक्यूज्ड को मैक्सिमम पनिशमेंट महज 10 सालों की मिलती है। वहीं अपराधी को कुछ रुपयों का हर्जाना भी विक्टिम को देना होता है। गुलनाज खान के केस में जो अपराधी था उसको 10 सालों की सजा हुई और उसको महज 20,000 रुपये का हर्जाना गुलनाज खान को देना पड़ा। गुलनाज खान कहती हैं कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके एवज में उसको महज 20,000 रुपये का हर्जाना देना पड़ा। गुलनाज आगे कहती हैं कि 10 सालों की सजा बेहद ही कम है ऐसे अपराधों के लिए। आपको बताते चलें कि गुलनाज खान की बॉडी पर 65% बर्न इंजरीज हुई थी और गुलनाज को 35 सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ये सर्जरीज उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर देश के अलग अलग शहरों में परफॉर्म की गई थी। गुलनाज का कहना है कि पहले उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में सही फैसिलिटी और केयर ना होने की वजह से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई थी जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उनको फिर से सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब गुलनाज फिर से सरकारी अस्पताल में गई तो डॉक्टर्स का कहना था कि गुलनाज की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वो उनका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में कर ही नहीं सकते। लेकिन उनके शहर के एक लोकल एमएलए ने जब अपनी सोर्स लगाई तब उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुलनाज की बॉडी 65% से ज़्यादा जल चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के जले हुए हिस्सों पर इन्फेक्शन होने लगा था। अब हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान जल जाता है तब उसको बहुत ही ज़्यादा केयर और साफ सफाई की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे देश के सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को ये सारी बातें कहाँ ही पता होती हैं। इसलिए सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने गुलनाज को एक अलग साफ सुथरा रूम देने के बजाय एक ऐसा रूम दिया जिसमें पहले से ही 2 पेशेंट्स मौजूद थे और अब उन्हीं पेशेंट्स के साथ गुलनाज खान को रहना था। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की इसी लापरवाही की वजह से गुलनाज का जो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था उसने अब और ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली थी। लेकिन सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब सर्जरी से ठीक पहले हॉस्पिटल स्टाफ ने गुलनाज से कहा कि वो जाकर टॉयलेट यूज़ कर लें, क्योंकि सर्जरी से पहले उनका पूरी तरह से फ्रेश होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ ने गुलनाज को अलग से कोई भी टॉयलेट प्रोवाइड नहीं करी थी, बल्कि उनको हॉस्पिटल के एक रेगुलर टॉयलेट में जाना पड़ा जिसको रोज़ाना सैकड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गुलनाज का इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया था कि अब उनकी जान के ऊपर खतरा मंडराने लगा था। गुलनाज का इलाज 3 महीनों तक लगातार चला। इलाज के दौरान गुलनाज की हालत कुछ ठीक तो हुई थी, लेकिन गुलनाज अपनी गर्दन को नहीं हिला पा रही थी, क्योंकि तेजाब की वजह से गुलनाज की गर्दन का मांस पिघलकर उनके सीने के मांस से जुड़ गया था, जिसकी वजह से गुलनाज अपनी गर्दन को ठीक से मूव नहीं कर पा रही थी। गुलनाज ने डॉक्टर से कहा कि वो उनकी सर्जरी करके इस समस्या को ठीक कर दें। तो डॉक्टर ने गुलनाज से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी ये समस्या लाइलाज है,
इसको किसी भी तरह की सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकता है और तुम्हें अब पूरी जिंदगी इसी डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ेगा। ये बात सुनकर गुलनाज बहुत ज्यादा रोई। वो सोचने लगी कि वो इस डिसेबिलिटी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे जिएंगी। लेकिन गुलनाज ने और उनके परिजनों ने हार नहीं मानी। गुलनाज के परिवार के लोगों ने चंदा किया, वहीं कुछ एनजीओज ने गुलनाज की फाइनेंशियली हेल्प करी, जिसकी वजह से गुलनाज की सर्जरी देहरादून के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पाई और अब फिर से पहले की तरह गुलनाज अपनी गर्दन को हिला सकती थी। और इस सर्जरी के बाद गुलनाज बहुत ज्यादा खुश थी कि एटलीस्ट उनकी जिंदगी में अब कुछ तो अच्छा हुआ। लेकिन वहीं पर सवाल यह है कि जो सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में इजीली परफॉर्म कर दी गई, वही सर्जरी करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल ने मना कर दिया था। और सरकारी डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गुलनाज की गर्दन की सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। इससे पता चलता है कि या तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ये सर्जरी करना नहीं चाहते थे, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज ही नहीं है जो ऐसे क्रिटिकल सर्जरीज को अंजाम दे सकें। ये वाकया हमारे समाज के लिए और हमारी सरकारों के लिए भी बेहद ही शर्म की बात है कि वो अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही हैं। गुलनाज की आंखों की सर्जरी चेन्नई में परफॉर्म की गई, वहीं उनके कानों की सर्जरी दिल्ली में परफॉर्म की गई। कुछ सर्जरीज बेंगलोर और देहरादून में परफॉर्म करी गई। गुलनाज की फैमिली में 2 बहनें हैं और गुलनाज के माँ बाप हैं। गुलनाज के पिता एक पेंटर हैं जिनकी कमाई से बमुश्किल घर का खर्च चल पाता है। गुलनाज के परिवार और एनजीओज की मदद से 36 लाख रुपए का फंड रेज किया गया, जिसकी वजह से गुलनाज का इलाज संभव हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी एसिड अटैक सर्वाइवर को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, वहीं निजी अस्पताल फ्री में इलाज करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से एसिड अटैक सर्वाइवर्स की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। गुलनाज ने अपने इलाज के लिए हाई कोर्ट में 50 लाख रुपए के क्लेम की पेटिशन लगाई और पेटिशन में गुलनाज की वकील स्निग्धा तिवारी ने क्लेम किया कि गुलनाज के इलाज पर 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और इसके अलावा गुलनाज की जिंदगी भी इस हमले से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है। इसलिए कम से कम 50 लाख रुपए का क्लेम सरकार गुलनाज को दे, जिससे कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। गुलनाज के क्लेम की लड़ाई बहुत लंबी चली, लेकिन फाइनली 3 साल बाद जज 35 लाख का क्लेम का ऑर्डर देने के लिए राजी हो गए और उन्होंने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि वो गुलनाज को 35 लाख रुपए का क्लेम दे। लेकिन उसके बाद भी गुलनाज को आज तक क्लेम की पूरी रकम नहीं मिली है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि 9 सालों में गुलनाज को सरकार की तरफ से महज 1,80,000 रुपए ही मिले हैं। मतलब सरकारी स्तर पर भी किसी पीड़ित के लिए कोई खास सुविधा मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। गुलनाज अब नोएडा की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम करती हैं और अब वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। गुलनाज कहती हैं कि जब वो मेट्रो में सफर करती हैं तो लोग उनकी तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे वो इस दुनिया की हो ही ना, और जब गुलनाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किसी सीट पर जाकर बैठती हैं तो लोग उनके पास से उठकर किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। लोगों की यही साइकोलॉजी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को उनके जख्मों से ज्यादा दर्द देती है। 22 अप्रैल 2005 के दिन प्याली दत्ता नाम की एक 12 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ, जिसने हमेशा के लिए प्याली की जिंदगी बदल दी। असल में साल 2005 में प्याली स्टैंडर्ड 7 की स्टूडेंट थी। उस जमाने में उनकी फैमिली एक किराए के घर पर रहा करती थी और उस किराए के घर में उनके साथ एक और कपल रहा करता था। उस कपल में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिस वजह से एक दिन उस कपल में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और पति ने अपनी पत्नी की तरफ तेजाब फेंक कर मारा। लेकिन उसको इस औरत की खुशनसीबी कहूँ या फिर प्याली की बदनसीबी कि वो औरत नीचे झुक गई और उस औरत के पीछे की तरफ बैठी थी प्याली, जिसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब आ गिरा था, जिसकी वजह से तुरंत प्याली के कान, नाक, आंखें और शरीर के दूसरे अंग जिन पर तेजाब गिरा था गलने लगे। फॉर्चुनेटली प्याली की माँ एक नर्स थी और उनको फर्स्ट एड की अच्छी खासी जानकारी थी। प्याली की माँ ने यह हादसा होने के तुरंत बाद ही प्याली का फर्स्ट एड करना शुरू कर दिया और कई सारी सर्जरीज के बाद प्याली का चेहरा काफी हद तक नॉर्मल हो गया। प्याली की माँ ने प्याली का केस कोर्ट में बहुत दृढ़ता से लड़ा और साल 2006 में बरसात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्यूज्ड को 14 सालों की सजा सुनाई और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्याली को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एसिड अटैक विक्टिम्स को मिनिमम 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है और मुआवजे की रकम डिपेंड करती है अटैक की इंटेंसिटी पर। हालांकि ये मुआवजा काफी नहीं होता है एसिड अटैक विक्टिम्स की खराब हुई जिंदगी की भरपाई के लिए। प्याली दत्ता को कई दफा कोर्ट के चक्कर काटने पड़े सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उन पर एसिड अटैक हुआ है। प्याली दत्ता ने इस दौरान बहुत सा मेंटल और सोशल ट्रॉमा झेला। कई महीनों तक कोर्ट में चक्कर लगाने से प्याली की मानसिक स्थिति पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। प्याली को हर सुनवाई में कई सारे पुलिस डॉक्यूमेंट्स और कई सारे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे, पर अंततः प्याली को न्याय मिला और अब तक प्याली दत्ता को मुआवजे के तौर पर 8 लाख रुपए मिल चुके हैं। प्याली आगे कहती हैं कि इस हादसे की वजह से उनको अपने स्कूल की पढ़ाई 2 सालों के लिए छोड़नी पड़ी
और जब उन्होंने फिर से स्कूल की पढ़ाई शुरू करी तो उनको लोगों की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनके क्लास फेलो उनकी मजाक बनाया करते थे, उनको चिढ़ाया करते थे। लेकिन प्याली के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, और इसी सपोर्ट ने फिर से प्याली को जीने का हौसला दिया। और आज प्याली कहती हैं कि पहले तो मैं बहुत डरा करती थी, लेकिन इस न्याय की लड़ाई ने मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया है। हमारे देश में आज भी ऐसे हज़ारों एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिनकी कहानी हमसे छुपी हुई है, या फिर ऐसे केसेस मीडिया या फिर समाज की नज़रों में आ ही नहीं पाते हैं। आज भी रोज़ाना देश भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़की या फिर औरत एसिड अटैक का शिकार होती है। और पता है ये सब क्यों होता है? सरकार और न्याय प्रणाली की कमी की वजह से। जहां सरकार ने 2013 में तेजाब की खरीद फरोख्त को बहुत कठिन बना दिया है, लेकिन वहीं कुछ आईडी प्रूफ दिखाने के बाद ये कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब आपको आसानी से मिल भी जाता है, और इसकी बिक्री पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही किसी अथॉरिटी को इसको लेकर कोई जवाबदेही है। दूसरा, हमारी न्याय प्रणाली, हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना ज़्यादा वीक है कि किसी भी विक्टिम को कई साल लग जाते हैं न्याय पाने में, और न्याय मिलता भी है तो वो इतना सख्त नहीं होता है जितना सख्त अपराध होता है। देखिए, मैं कोई अधिवक्ता या फिर कोई लीगल जुडिशरी एडवाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन एक भारतीय समाज का हिस्सा होने के नाते इतना ज़रूर चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म या समाज से हो, अगर वो ऐसा घिनौना काम किसी भी व्यक्ति के साथ करता है तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। अगर ऐसा सच में होता है तो यकीन मानिएगा, एसिड अटैक के अपराधों में एक बेहद भारी कमी आएगी और हमारे समाज के औरत और आदमी खुद को काफ़ी हद तक सुरक्षित मान पाएंगे। वीडियो के एंड में मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं एसिड अटैक विक्टिम्स के जीवन पर, उनके हालातों पर एक सीरीज़ बनाऊं जिसमें उनकी पीड़ा और संघर्ष की कहानी को दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से विक्टिम्स हैं जिनको सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अलग वीडियोस की सीरीज में इन सर्वाइवर्स की कहानियों को कवर किया जाए। हालांकि ऐसा मैंने अभी सिर्फ सोचा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं या नहीं। आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।